नमस्कार बच्चों। 10वें पेपर में आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार जी की कहानियों के विषय। बच्चों, कोई लेखक जिन विषयों का चयन करता है उन विषयों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि उस लेखक की रुचि किस प्रकार की कहानियों के लेखन में है, और फिर उन कहानियों के आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि वह लेखक सामाजिक विषयों का चयन करता है, मनोवैज्ञानिक विषयों का चयन करता है, अथवा ऐतिहासिक विषयों का चयन करता है, या अन्य किसी प्रकार की विषय वस्तु उसकी कहानियों की रुचि के लिए है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों जैनेंद्र जी की कहानियों की विषय वस्तु के बारे में। और जैनेंद्र कुमार हिंदी के उन महान कथाकारों में से हैं जिनकी कहानियों का कोई भी चयन अपने आप में संपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैनेंद्र कुमार ने इतने विविध प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं कि उन्हें एक ही प्रकार के संकलन में बांध पाना अपने आप में अपर्याप्त होगा। इसीलिए जैनेंद्र के समूचे लेखन में जिन मुख्य विषयों को हम मुख्य मानते हैं वे विषय हैं मानव संबंध, मानव के कार्य व्यवहार और उनकी नियति। विशेष रूप से जैनेंद्र जी की कहानियों में नियति से संबंधित, भाग्य से संबंधित, मानव के मनोविज्ञान से संबंधित कई प्रकार की कहानियाँ मिल जाती हैं, और अपने इन पात्रों के प्रति जैनेंद्र जी का गहरा दया भाव या उनकी करुणा, उनकी सहानुभूति देखने को मिलती है। जैनेंद्र जी के बारे में ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जैनेंद्र कुमार घटनाओं के कहानीकार नहीं हैं, और यदि हैं भी तो घटनाएं उनके यहाँ घट करके स्थितियाँ बन जाती हैं, अर्थात वे घटनाओं का वर्णन भी ऐसे करते हैं जैसे वह कोई स्थिति विशेष हो। कहने का मतलब ये कि उस घटना के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया उस घटना से ज़्यादा होती है। यह आप एक कैदी कहानी में देख चुके हैं, और अन्य कहानियों में भी, खेल में भी कोई घटना बहुत बड़ी घटना नहीं है। अन्य कहानियों में भी घटना एक ही दिखाई पड़ती है। फोटोग्राफी में भी आप ये बात देख चुके हैं। तो इस प्रकार से जैनेंद्र जो हैं वे किसी एक घटना का चयन करके और उसके पश्चात उस घटना पर अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया की तरह से या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देख करके उस घटना का चित्रण करते हैं। आपने फोटोग्राफी कहानी पढ़ी, उसमें एक शौकिया फोटोग्राफर होता है रामेश्वर, जो ट्रेन में यात्रा करते हुए एक सुंदर और युवा माँ के मचले हुए किशोर बेटे को बहलाने के लिए झूठ बोल देता है, और फिर वह उस झूठ में फंस जाता है, नैतिक संकट में फंस जाता है। महिला को यह आश्वासन देने के लिए कि वह उसकी तस्वीर का दुरुपयोग नहीं करेगा, वह अपनी प्लेट नष्ट कर देता है। लेकिन 5 वर्ष बाद जब वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और राजनेता है, तब वही महिला लाहौर में उसे मिलती है, और उस समय उसकी परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि उन परिस्थितियों के कारण वह फोटोग्राफर से मिलती है और उससे कहती है कि कृपया अब तुम मेरा एक नया चित्र बनाओ और मेरे उसी पुत्र के साथ बनाओ जिससे तुम ट्रेन में मिले थे। क्योंकि इस दौरान परिस्थितियां इतनी बदल गईं कि वह महिला विधवा हो गई, उसके उस पुत्र की मृत्यु हो गई, और वह चाहती है कि उस पुत्र के वियोग को वह सहन नहीं कर पा रही है। और जब वह लेखक से मिलती है, उस समय तक उसके पति की भी चूंकि मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह यह चाहती है कि अब उसका और उसके पुत्र का एक नया चित्र बनाया जाए, और वह ऐसा हो
कि लोग उसे माता पुत्र के एक अद्वितीय चित्र के रूप में याद रखें। और कहानीकार जो है या फोटोग्राफर जो है बच्चों, वह भी सब कुछ छोड़ करके, साहित्य सृजन, राजनीति सब छोड़ करके पुनः एक बार उस फोटो के निर्माण में ऐसा लीन हो जाता है कि बाद में वह एक फोटोग्राफर बन करके रह जाता है और वह माता पुत्र का एक अद्वितीय चित्र बनाता है। तो कहानी में घटना केवल 2 बार घटती है, एक जब ट्रेन का सफ़र हो रहा होता है और दूसरा जब लंबे समय बाद वह महिला लाहौर में इस फोटोग्राफर से मिलती है। तो यहाँ भी लेखक जो है उसने महिला के संदेह को, भय को, रामेश्वर के से बेटे के माध्यम से बने उसके संबंध, वर्षों बाद तक दोनों का परस्पर स्मरण रखने और अपने ही मृत पति के किसी फोटो के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अपने पुत्र के साथ फोटो तैयार करने के आग्रह में छिपे संकेतों को जैनेंद्र कुछ अधिक न कहते हुए भी उस महिला के मानस तथा गृहस्थ जीवन का एक प्रति संसार रचते हैं। फोटोग्राफी के बारे में आज भी हिंदी लेखक कम ही जानते हैं। ऐसे में 1927 में इस विषय को कहानी के केंद्र में रखना जैनेंद्र की तत्कालीन दिलचस्पियों और उनकी आधुनिकता को रेखांकित करता है। ऐसे ही इस संग्रह में उनकी जो दूसरी कहानी है खेल, उस खेल कहानी में उन्होंने कहानी के परंपरागत जो कथा तत्व हैं उन्हें छोड़ करके मनोहर और सुरबाला के एक किशोर संसार की रचना की है, जहां इन दोनों सखाओं के बीच एक मैत्रीपूर्ण तनाव है। जब सुरबाला अपना घरघूला बनाती है तो अपने अकेलेपन से उबरता हुआ मनोहर उसे तोड़ डालता है, और जब सुरबाला को मनाने के लिए मनोहर नया घरघूला बनाता है तो सुरबाला उसे हंसते हंसते तोड़ देती है। इस प्रकार दोनों बालक वही क्रिया करते हैं और दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ जैनेंद्र कहीं एक संकेत भी करते हैं कि क्या एक किशोरी और एक किशोर के द्वारा एक दूसरे के रेत के घरों को नष्ट करना वयस्क स्त्री पुरुषों के द्वारा अपने घर परिवार को नष्ट करने का पूर्ण संकेत है, क्योंकि जैनेंद्र का यह एक प्रिय विषय है। खेल कहानी मनोहर और सुरबाला की स्नेहपूर्ण हंसी पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जैनेंद्र की कई कहानियों और उपन्यासों में यह ग्रहनाशक तमाशा मानव नियति की हंसी की पृष्ठभूमि में होता है। इस कहानी में स्वयं लेखक मैं के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, यद्यपि उसमें परिहास और व्यंग अधिक है, और जैनेंद्र की कहानियों में यह मैं कई प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है, स्त्री पात्रों के रूप में भी और पुरुष पात्रों के रूप में भी। पहले भी इस बात का मैंने आपको उल्लेख किया था बच्चों कि जैनेंद्र कुमार में कहानी का प्रस्तुतकर्ता मैं के रूप में बार बार सामने आता है। कैदी कहानी में, फोटोग्राफर में और अपना अपना भाग्य में, इन सभी कहानियों में मैं इस रूप में प्रस्तुत है। अपना अपना भाग्य में जैनेंद्र कई रूपों में उपस्थित हैं। उन्होंने लगभग हमेशा अपने मैं को निम्न मध्यम वर्गीय रखा है और वे इस वर्ग की जटिल सामाजिकता और मानसिकता में जा सके हैं। यह कहानी अंग्रेजों के गुलामी के दिनों वाले नैनीताल की है, जिसमें 2 निम्न मध्यम वर्गीय भारतीय अपने एक संपन्न मित्र के साथ ठंड में तफरीह के लिए गए हैं। शुरुआत में जब मैं नैनीताल में असली अंग्रेजों, भारतीय अंग्रेजों, पहाड़ियों, दोनों कौमों की महिलाओं आदि का उल्लेख करता है, तो शायद यह हिंदी कहानी में पहला ही वर्णन है। लेकिन शीघ्र ही जैनेंद्र उस बेसहारा, बेकार और पहाड़ी लड़के पर आ जाते हैं जो कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहा है।
संपन्न मित्र उस अज्ञात कुलशील बच्चे को नौकर रख लेने से इनकार कर देता है, जबकि दोनों निम्न मध्यम वर्गीय मित्र करुणा से भरे हुए हैं, लेकिन छुट्टे पैसे नहीं होने के कारण उसकी मदद नहीं कर पाते हैं और एक झूठा आश्वासन देकर उसे रात में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उन्हें जब वे अपनी यात्रा समाप्त करके लौट रहे होते हैं, तब एक सूचना मिलती है कि रात में बर्फ की झीनी चादर में लिपटा हुआ एक बच्चा अमुक जगह पर पड़ा है, उसकी लाश वहाँ मिली है। और इस प्रकार से इस लाश का चित्रण करके अंत में लेखक निम्न मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय दोनों ही भारतीयों पर एक तीखा व्यंग छोड़ जाता है। भारतीय धनाढ्य पाखंडी स्वार्थी हैं और निम्न मध्यम वर्ग कायर है। अपना अपना भाग्य की यह भयावह प्रासंगिकता इस बात में है कि वह कहानी लगभग 70 वर्ष पहले लिखी गई थी। अंग्रेजों को भारत छोड़े भी इतना ही वर्ष हो चुका है, लेकिन भूख, ठंड, रोग, उपेक्षा और अन्याय से बेमौत मरने वालों की संख्या आज भी बहुत अधिक है और धनाढ्य तथा मध्यम वर्गीय मानसिकता में भी तब से लेकर अब तक कोई मानवीय बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली यह जैनेंद्र की एक अप्रतिम कहानी है। इसी विषय को हम आगे जारी रखेंगे बच्चों, अगले वीडियो में।